नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए 6 आतंकी, दिल्ली मुंबई को दहलाने का प्लान डी एक्सपोज, विस्फोटक लाने में मदद कर रहा था दाऊद का भाई। तालिबान की अंतरिम सरकार में पड़ी फूट, मुल्ला बरादर और हक्कानी के बीच हुई जोरदार बहस। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर ने छोड़ा काबुल। पीएम मोदी अगले सप्ताह जाएंगे अमेरिका। 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन असेंबली में देंगे भाषण। तालिबान को घेरने की बनेगी रणनीति। गुजरात में पूरी कैबिनेट बदलने पर बीजेपी में घमासान। विजय रूपाणी से मिले नाराज विधायक। गुरुवार तक टला शपथ ग्रहण समारोह। यूपी में तेज हुई अब्बा जान बनाम चाचा जान की जंग। ओवैसी ने टिकैत को बताया चाचा जान। टिकैत बोले, बीजेपी के चाचा जान हैं ओवैसी, इन पर नहीं होता कभी कोई केस। सबसे पहले खबर गिरफ्तार आतंकियों पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान टेरर मॉड्यूल के 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं अब आतंकियों के दिल्ली मुंबई को दहलाने का प्लान डी भी एक्सपोज हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार सभी 6 आतंकी देश में अलग अलग धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में से आरोपी जिशान कमर और ओसामा तो पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इन गिरफ्तार आतंकियों के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत को दहलाने की कोशिश में था। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है और वो ही इस पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। अनीस इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के जरिए इस आतंकी मॉड्यूल को सपोर्ट कर रहा था। अनीस आतंकियों को पैसे मुहैया कराता था और सीमा पार से हथियार और विस्फोटक लाने में भी मदद करता था। यानी अनीस इब्राहिम के जरिए दाऊद इब्राहिम भारत में 1993 में बम धमाकों जैसी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में था। डॉक्टर साहब, भारत में गिरफ्तार आतंकियों का डी कनेक्शन सामने आया है। आखिर कैसे दाऊद भारत में फिर से जड़ों को जमाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जो खबर आई है ये काफी सनसनीखेज है जी। इससे 2 बातें साबित हो रही हैं। पहला एक ये कि दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क अभी भी हिंदुस्तान में सरवाइव कर रहा है, और दूसरा कि दाऊद इब्राहिम आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार के इशारों पे वो हिंदुस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जुटा हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ी बात, आपने 2 आतंकियों के नाम बताए, एक का नाम जिशान, दूसरे का नाम ओबामा। इनको कराची के पास एक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया गया, उसी जगह पे दिया गया जिस जगह पे कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। कसाब ने अपने कबूलनामे में जब उसकी सारी पूछताछ के दौरान जो मालूम चला था कि वहाँ आर्मी के लोग बाकायदा टेररिस्टों को ट्रेनिंग दिया करते थे, तो मतलब ये कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, दाऊद बाकायदा एक ही तरह काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने में। अब इन्वेस्टिगेशन का जो अगला हिस्सा है वो ये मालूम चल रहा है कि जो दाऊद का नेटवर्क काम कर रहा है हिंदुस्तान में, वो 2 तरीके से काम करता है। एक, किस तरीके से हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जाए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अभी से नहीं, पिछले 1 साल से ये तमाम जो संगठन जो शाहीन बाग के पीछे पड़े हुए थे, चाहे वो पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, तमाम इस तरह के लोग जिनका रिश्ता इस तरह के कट्टरवादी संगठनों से है और जिनके ताल्लुकात वो तथाकथित कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी हैं, हुर्रियत वाले और पता नहीं कितने कितने कलर और शेड्स के ये देशद्रोहियों का गैंग है, इन सब का कनेक्शन आईएसआई से है। ये सब के सब पैसे वहाँ से खाते हैं और ये पैसा कैसे पहुँचता है, ये दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। जो पीएफआई के जो अकाउंट्स, जो जैसे ही शाहीन बागी शुरू हुआ वैसे ही सीधे सीधे 200-250 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर में लोगों के अकाउंट से
में पहुंच गए, उसको पैसा दिए गए। जी। बताया गया कि पैसा जो है वो वेस्ट एशिया से आया था, कराची के जरिए आया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो एक तो पैसा ये डी कंपनी के जरिए, और दूसरा किस तरीके से बॉर्डर के उस पार से हथियार इनके पास आए। अब ये इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल मुकम्मल जगह पे पहुंच रहा है कि इस बार इन आतंकियों ने दुर्गा पूजा और दिवाली को टारगेट बनाया था, महाराष्ट्र और दिल्ली को टारगेट बनाया था, मुंबई और दिल्ली को। और तो और इनके पास से आरडीएक्स मिला जी। और ये आरडीएक्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये ओपन एंड शट केस है कि पाकिस्तान जब से ये तालिबान की हुकूमत वहां से आई है, इसके मंसूबे जो है वो बढ़ गए हैं और इसके ऊपर लगाम लगाना केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसियों का काम है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर तालिबान पर। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान की सरकार बनते ही आपसी तकरार भी शुरू हो गई है। तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाए गए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने हक्कानी नेटवर्क के शीर्ष नेता से मतभेद के बाद काबुल छोड़ दिया है। सत्ता के विभाजन को लेकर बरादर और खलील उर रहमान हक्कानी के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब दोनों के बीच विवाद तेज हुआ और बहसबाजी होने के बाद मुल्ला बरादर ने काबुल छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, तालिबानियों में आपस में ही विवाद शुरू हो गया है और मुल्ला बरादर ने काबुल छोड़ दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लगातार हम लोग जब से ये तालिबान का मुद्दा चालू हुआ है तब से इस बात को मैं कहता आ रहा हूं कि ये जो तालिबान है वो 95 का तालिबान नहीं है जी। ये जो इस बार जिन लोगों ने, जिन जिहादियों ने कब्जा किया है, माने इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स। अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा इस सत्ता को हथियाया गया है। इसमें हक्कानी नेटवर्क है, इसमें तालिबान है, इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसमें खुरासन वाले लोग हैं ISIS के, इसमें अलकायदा है, इसमें तमाम तरह के लोग हैं। और 20 साल से ये लोग लड़ रहे थे। अब सब लोगों को लगता है कि हमारा सेक्रीफाइस ज़्यादा है, हमने ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, हमारे ज़्यादा लोग मारे गए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस मलाई में जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। करना क्या है इनको कोई वहाँ पे सरकार थोड़ी चलानी है, पैसा कमाना है इन लोगों को। ये जितने भी संगठन हैं, इसको तो अमेरिका पैसा देने लग जाए तो कल ये पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करना शुरू कर देंगे। इनका कोई ईमान है, इसको कुछ नहीं है। ये लोग ये पैसे के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये लोग एक्सेस चाहते हैं कि भाई उनको बेरोक ठोक अफगानिस्तान के अंदर में ड्रग्स का धंधा करने के लिए पूरी तरह से छूट मिले। इसी की लड़ाई है, पैसे कमाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो खबर आ रही थी कि भाई हक्कानी वाले जो है वो बोल रहे थे कि भाई हमने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, ज़्यादा अमेरिकन को हमने मारा है, और पाकिस्तानियों ने अमेरिकन की सरकार को, वहाँ के CIA और तमाम जो पेंटागन को वो भ्रम में डाल दिया कि भाई हक्कानी अलग है, तालिबान वाले अलग हैं। बाइडेन ने आकर के गवाही भी दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन सरकार बनाने में विलंब हो रहा था। उस दौरान भी लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग इस बात को कह रहे थे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। अब यह खबर आई कि ये हक्कानी और बरादर के बीच बवाल ये मच गया कि भाई हिस्सेदारी में कौन कितना ऊपर पाएगा। गोलियां भी चली हैं। खबर बीच में यह आ गई थी कि ये मुल्ला बरादर, उसकी मौत हो गई। फिर बाद में खबर आई कि भाई मौत नहीं हुई, बस वो घायल हो गया था। हक्कानी वाले ज़्यादा खूंखार हैं, इनका काम। भाई अब जो लोग, जिनको पढ़ने लिखने, डेमोक्रेसी, संस्कार चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, जिनका धंधा ही है कि बात कोई हो रही है तो उसमें गोली चला दो, ये तो आपस में लड़ेगी। और ये तो अभी शुरुआत है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि तालिबान सरकार में जो अलग अलग ये जो कॉन्ग्लोमरेशन है, जो समूह है, अलग अलग आतंकी संगठन, ये आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और ये आगे होगा। जी डॉक्टर साहब,
अब बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जहां 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा होगी और पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे वक्त पर है जब तालिबान को घेरने के लिए सभी देश रणनीति बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी 24 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं, इस पर क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति बिल्कुल हिंदुस्तान की साफ है कि वो नहीं चाहती हिंदुस्तान की सरकार कि तालिबान को मजबूत किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। सरकार की नीयत ये है कि तालिबान के ऊपर बाकायदा इतना ज़्यादा दबाव डाला जाए, इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए जाए कि ये सरकार चलाने लायक न बचे। अदरवाइज जैसे ही तालिबान मजबूत होगा, जिस हिसाब से उसको चीन और पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। यही मैसेज भारत पूरी दुनिया को देना चाहता है और इससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि आप चाइना के ऊपर लगाम लगाएं। चाइना को जब तक पूरी दुनिया घेरेगी नहीं, चाइना की जो साजिश है, चाइना जिस हिसाब से पूरी दुनिया में, जैसे अभी कोरोना वायरस उसने भेजा, अब ये चीन पूरी दुनिया में टेररिज्म का जहर जो है वो फैलाना चाह रहा है, तो इसको रोकना ज़रूरी है। भारत इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी कर रहा है। अमेरिका के साथ क्वाड की जो मीटिंग होगी, और ये क्वाड की संरचना ही हुई है चीन के ऊपर लगाम लगाने के लिए। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और हिंदुस्तान, ये 4 देश हैं। इन चारों देशों का एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि चीन को कैसे काबू में लाया जाए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक पूरी दुनिया में शांति बहाल होना नामुमकिन है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर गुजरात की राजनीति पर। गुजरात बीजेपी में मचा घमासान काफी बढ़ गया है, जिसके चलते आज होने वाले नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी टाल दिया गया है। अब गुरुवार को 1:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की बात सामने आई थी, जिस पर विवाद शुरू हुआ। भूपेंद्र पटेल करीब 90% मंत्रियों को बदलना चाहते थे। ऐसे में 2-3 चेहरे ही रिपीट होते, मतलब जिनको दोबारा मंत्री बनाया जाता। मंत्री पद से हाथ धोने की आशंका के बीच कुछ बीजेपी विधायक पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर जाकर उनसे मिले भी थे और नाराजगी भी जाहिर की, और विवाद बढ़ता चला गया। डॉक्टर साहब, भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, ये अफवाह इस तरह की, ये पावर है मीडिया की कि जहां आग नहीं हो वहां धुआं पैदा कर दो। जो लोग बड़े जिसको कह सकते हैं मजा लेकर के इस खबर को बता रहे हैं कि वहां पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाएगी, पूरा ये हो जाएगा, सारे मंत्री हटा दिए जाएंगे, नितिन पटेल को भी हटा दिया जाएगा जी। अब सही बात समझ लीजिए, गुजरात में चीफ मिनिस्टर बदले या कोई मिनिस्टर बदले, ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा कंसल्ट करते भी हैं तो अमित शाह से करते हैं। उसके अलावा इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई नहीं है। तो फाइनल डिसीजन मेकर कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। और अगर उन्होंने तय कर लिया कि पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल दी जाएगी, कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? प्रधानमंत्री मोदी एक एमएलए को जानते हैं, एक मंत्री को जानते हैं, उनके क्रिएट किए हुए लोग हैं। और इस तरह की खबर जब आती है, इसका मतलब है कि कहीं फॉल प्ले हो रहा है, और कुछ विधायक जो है वो नाराज हुए, वो गए कि भाई हमको भी बदला जाएगा। ये नॉर्मल राजनीतिक प्रतिक्रिया है कि भाई जिस कोई मंत्री है उसको मंत्री पद से हटाया जा रहा है, वो कहीं जाएगा, बातचीत करेगा, कुछ करेगा। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, गुजरात में कोई भी डिसीजन इस तरह का होता है वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं, और प्रधानमंत्री अगर फैसला ले ले तो ये तो कोई कांग्रेस पार्टी है नहीं कि सोनिया गांधी ने फैसला ले लिया, राहुल गांधी ने फैसला ले लिया, तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू पब्लिक मीटिंग में बाकायदा मीडिया के सामने ये कह दे कि हमने आला कमान को कह दिया कि हमारी बात नहीं माने तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा करके कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए कुछ दिक्कतें हैं, कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, वैसी बात बिल्कुल ही नहीं है।
आखिरी खबर यूपी की सियासत पर। यूपी में अब्बा जान बनाम चाचा जान की जंग तेज हो गई है। सीएम योगी इन दिनों अखिलेश यादव पर तंज कसने के लिए उनके पिता मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कहकर निशाना साध रहे हैं, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता दिया है। टिकैत ने कहा है कि ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। डॉक्टर साहब, अब्बा जान और चाचा जान की सियासत के बीच असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में सक्रियता से राकेश टिकैत क्यों इतने बेचैन हुए हैं? देखिए, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। भाई, पिताजी को अब्बा जान बोल दिया तो कौन सा बड़ा काम हो गया जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि अब्बा जान बोल करके योगी ने तंज कस दिया है, इसका मतलब है कि देयर इज अ डीप रूटेड हेट फॉर मुस्लिम इन दैट पर्सन। वो आदमी मुसलमानों को अंदर तक इतना ज्यादा उससे घृणा करता है कि उसको अब्बा जान जैसे शब्द से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई जी। तो इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं कि अब्बा जान का क्यों इस्तेमाल किया योगी ने, उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भाई, अब्बा को अब्बा जान नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? मामा जान बोलोगे? भाई, अब्बा तो अब्बा ही होते हैं, पिता पिता होते हैं। फादर बोलते तो कौन सा ये हो गया? अब कोई ये कह दे भाई कि राहुल गांधी के फादर, तो आदमी ये उसको इशू बना देगा कि राजीव गांधी को राहुल गांधी का फादर क्यों कहा? अरे भाई, अब्बा जान होते हैं, लेकिन राजनीति तो राजनीति है, उसका खेल निराला होता है। तो लोगों को अटैक करना था कि देखिए एंटी मुस्लिम हैं योगी जी, तो आपने इसको मुद्दा बना दिया। तो खैर चलिए, ये तो चलता रहता है। लेकिन ये जो न 3 में है न 13 में राकेश टिकैत, ये तो अब जब चुनाव लड़ा है, अब अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया है। जमानत जब्त लीडर है ये कूद गया कि ये जो ओवैसी आए चाचा जान आए। अच्छा, बीजेपी के चाचा जान हैं ओवैसी, तो आपके क्या लगे जरा से ये भी बता दो। और चाचा जान किस लिए हैं, तो वो दलील सुनिए। आपने कि बताया, बड़ा अजीबोगरीब दलील दिया उन्होंने कि वो कुछ भी बोल दे उसके ऊपर केस नहीं होता। तब तो बीजेपी के सबसे बड़े चाचा जान आप ही हो। अगर यही दलील है तो बीजेपी के सबसे बड़े चाचा जान, अब्बू जान सब आप ही हो, क्योंकि तुमने तो ऐसा कुकर्म किया है, उसके लिए तो आपको तिहाड़ से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। आपने और आपके गुंडों ने जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, उसके बाद भी आप जेल नहीं गए, तो चाचा जान कौन हुआ? अगर यही दलील है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो आपको तो उठा करके जेल में ऐसा डालना चाहिए कि जीवन भर आप वहीं सड़ते रहें, कि उसके बाद फिर कोई हिमाकत ना कर सके कि लाल किले के प्राचीर को पवित्र करने का। तो ये कहानी है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में जिसको जो मनाता है वो कहते हैं, उसमें न दलील की कोई जगह है न सच्चाई की कोई जगह है। यही कहानी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।